Alaikum. Admin, is my voice clear? It's a clear. Admin, is my voice clear? जी सर, your voice is clear sir. Okay. Shall we start the meeting या हम wait करें candidates के लिए? Start करें सर. Okay. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are fine. मुझे पता चला कि you people are concerned कि आप जो के साथ जो है वो ये डिस्कस नहीं किया गया कि एग्जाम्स में आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस किस तरह सेलेक्ट करने हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। ऑल्दो एक दो बैचेस के साथ में ये सेशन कर चुका हूँ, हैदराबाद में भी कर चुका हूँ, कराची में भी कर चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ आप दोस्तों के साथ मैंने वो सेशन नहीं किया हो। एंड आई कैन सी कि हमारे साथ आज कुछ नए कैंडिडेट्स भी हैं जो मेरे ख्याल से कॉमेक्स से नहीं है या न्यू कमर्स हैं। एनीवेज, तो हम स्टार्ट करते हैं। उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते या जिनको मैं नहीं पढ़ा चुका, तो मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम राहत नसीम है, मैं असिस्टेंट कलेक्टर हूं पाकिस्तान कस्टम सर्विस में। मैंने CSS पास किया था 2018 में, और उसके अलावा उससे पहले मैंने 2 बार प्रोविंशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मैंने पास किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या आपको कुछ अपने सीनियर से भी पता चला होगा कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 3 या 4 महीने पढ़ के भी अच्छा स्कोर ले आते हैं। उसके बरस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते रहते हैं और उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बावजूद भी जब उनका एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो वो इतना इंकरेजिंग नहीं होता। तो उसकी एक वजह है, हमारी सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, जो मोस्टली अक्सर कैंडिडेट्स किया करते हैं, कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि 2 अलग अलग चीजें हैं। एक ये कि एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, पढ़ना है, प्रिपरेशन करनी है, और दूसरा कि हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। अब एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है वो एंटायरली डिफरेंट चीज है फ्रॉम के एग्जाम्स में हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। जो हमने पढ़ा है वो वहां पे जाके रिप्रोड्यूस कैसे करना है। These both require entirely different set of skills. तो होता क्या है कि हमारे दोस्त जो हैं वो अपनी सारी एनर्जीज इस चीज में खर्च कर देते हैं कि हमने एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, ये बुक भी पढ़ ली, फलां के नोट्स भी पढ़ लिए, वो टॉपर था उसके भी नोट्स पढ़ लिए, अपने भी नोट्स बना लिए, रटा भी लगा लिया। उनकी सारी एफर्ट इसी चीज पे होती है कि हमने पढ़ना है, याद करना है, नोट्स बनाने। उनसे ये चीज मिस हो जाती है कि एग्जाम्स में वो चीज रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन से सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड है। और पता तब लगता है कि जब एग्जाम्स का रिजल्ट आता है और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम फलां सब्जेक्ट में तो हमारा बहुत अच्छा स्कोर आया होगा, और फिर उस सब्जेक्ट में वो स्कोर नहीं आता, और फिर वो खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं और वो फिर ब्लेम करते हैं कि भाई किस्मत ही ऐसी थी शायद, या फलां सब्जेक्ट इस बार हिट हुआ है। तो उसी चीज को काउंटर करने के लिए आज हमने ये सेशन रखा है कि पढ़ाई तो आप करते रहें, लेकिन आपने एग्जाम्स में एक्चुअली वो अटेम्प्ट कैसे करना है, अपना कंटेंट वहां पे रिप्रोड्यूस कैसे करना है, अच्छी मार्क्स कैसे लेके आनी है, कौन से क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करनी है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ताकि आप अच्छी मार्क्स लेके आ सकें। आज का ये सेशन इन्हीं कुछ चीजों को कवर करेगा। मैं एडमिन को रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंस
हमें आज काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करनी है, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। तो आज हम चैट बॉक्स जो है उसको म्यूट रखते हैं ताकि कोई इंटरप्शन ना हो, और मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोगों से वो हम कंप्लीटली डिस्कस कर सकें। आई होप कि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अगर आपको कोई चीज मिस हो जाती है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडमिन से, और उसको दोबारा देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक, अब देखें, स्टार्ट करते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल एडमिन सबके माइक्स म्यूट कर दें, सबके माइक्स म्यूट कर दें। चैट बॉक्स भी जो है वो आप डिसअलाउ कर दें सबको। जी सर, डन। इस्लामियात, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आईआर, जो भी आपका पेपर है। ठीक, अब उस पेपर के लिए आपके पास 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं आपके पास? 180 मिनट। क्वेश्चंस आपके पास कितने करने होते हैं? 5, 4 + 1। अब आपके पास 180 मिनट हैं और आपने 4 + 1 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो 4 क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव पोर्शन है, और जो एक क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यूज बेस्ड है। आपको मोस्ट प्रोबेबली दोनों पेपर साथ मिलेंगे, एमसीक्यूज वाला भी और जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन वाला पेपर है। तो मेरी एडवाइस जो है आपके लिए कि रादर देन कि आप डायरेक्टली रश करें अपने सब्जेक्टिव पेपर की तरफ और फिर उस वक्त अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट कर लें कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, या ये चीज मुझे आती है, ये चीज मुझे नहीं आती। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले आपने एमसीक्यूज पेपर करना है, तो बाकी जो दूसरा पेपर है उसको साइड पे रखें, कोई जरूरत नहीं अभी देखने की। एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है आपने सबसे पहले वो ही देखना है, वो ही अटेम्प्ट करना है। अब उसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। कुछ एमसीक्यूज आपको आते होंगे, वो तो आप जल्दी से कर लेंगे। पहली राउंड में आप वो क्वेश्चंस कर लें जो आपको आसानी से आते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो रह गए वो आप दूसरे राउंड में कर लें। आता है तो ठीक है, वो गेस आउट कर लें, या जो आप अक्सर ऐसा होता है कि 2 एमसीक्यूज में से 2 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इधर इट्स ए और बी और सी। तो सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो कंफ्यूजिंग है या जो आपको नहीं आते। जो कंफ्यूजिंग है वो थोड़ा सा सोच विचार कर आप वो अटेम्प्ट कर लें। जो नहीं आते उस पर तुक्का लगाना है, और क्या करेंगे आप। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है वो आपकी लगभग 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी एमसीक्यूज की। ठीक है, बाकी आपके पास बच जाते हैं 165 मिनट्स। अब आपके पास 165 मिनट्स हैं और 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब आप अपना सब्जेक्टिव पार्ट वाला जो पेपर है पार्ट बी वो ओपन करेंगे। 7 से 8 क्वेश्चंस होंगे, कभी कभी 6 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। उनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो सबसे आसान है। अब यहाँ पे कुछ जो दोस्त होते हैं वो ये गलत मिस्टेक करते हैं कि यार ये जो फलां क्वेश्चन है ये तो बहुत आसान है, ये तो सबको आता होगा। तो मैं वो क्वेश्चन करता हूं जो कुछ लोगों को नहीं आता, तो मैं फिर जो है वो सिंगल आउट हो जाऊंगा और एग्जामिनर मुझे ज्यादा मार्क्स देगा।
लिहाजा जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि आप किसी एडवेंचरिज्म में ना आए और खुद को सेफ साइड पर रखें। सबसे आसान जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो सेलेक्ट करें और उसके आगे नंबर 1 लगा दें। उसके बाद जो सेकंड इजीएस्ट है उसके बाद उस सामने सेकंड नंबर लगा दें। फिर जो थर्ड इजीएस्ट है उसके सामने नंबर 3 लगा दें। फिर जो आखिरी बच जाता है फोर्थ इजीएस्ट उस पे नंबर 4 लगा दें। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपने इसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं करना कि रैंडमली कोई भी सब जो है उठाकर आप वो बस लिखना स्टार्ट कर दें कि ऑल्दो मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इज नंबर 4, लेकिन मैं चूंकि पेपर में पहला नंबर पे जो क्वेश्चन है वो मुझे आता है तो मैं वो कर लेता हूं। नहीं, जो आपने जिस सीक्वेंस में हमने नंबर्स लगाए हैं उसी सीक्वेंस में हम अटेम्प्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 3 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कोई एक क्वेश्चन नहीं आता, या 2 क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं कंप्लीटली और 2 क्वेश्चंस आपको या नहीं आते या आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही समझ नहीं आता, तो आप लिहाजा बजाय इसके कि आप ये करें कि सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि मैं ये क्वेश्चंस ज्यादा लिखाऊंगा फिर ज्यादा मार्क्स आ जाएंगी और सिर्फ मैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाता हूं। मेरी एडवाइस जो मेरी प्रैक्टिस रही थी वो ये थी कि मैं क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करता था, भली कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मुझे नहीं आता, गलत कर आता था, लेकिन मैं छोड़ता नहीं था कोई भी क्वेश्चन। आपने भी कोशिश करना है, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, भली रफ आइडिया हो, गलत आइडिया हो, जैसा भी आइडिया हो। हमारे पास अक्सर ऐसा होता है, एक्सक्यूज मी, हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि हमें सारा सिलेबस पढ़ा हुआ होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है जो हमें लगता है कि हमें नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हमें हर चीज का होता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें हर चीज का होता है। आप किसी रेडे वाले से भी पूछ लेंगे कि कोविड की वजह क्या है तो वो आपको पूरी साइंस बता देगा, गलत सलत जो भी है, क़यामत की निशानी है, अल्लाह पाक ने बोला है, ये हुआ है, वो हुआ है, कुछ ना कुछ हम हमारे पास ओपिनियन जरूर होता है हर इशू के बारे में, चाहे वो सही हो या गलत। तो रादर देन कि आप वो क्वेश्चन कोई छोड़ आए, गलत या सलत, सही इंटरप्रेट कर रहे हैं या गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्वेश्चन आपने चालू करने हैं, ये आज के दिन आप ये तय कर लें। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस आपके सेलेक्ट हो गए। इस सारी एक्सरसाइज में लगभग आपके 15 मिनट जाया होंगे, इन्वेस्ट होंगे 15 मिनट, बाकी जो आपके पास बच जाएंगे वो होंगे 150 मिनट। अब एक्चुअली आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए 150 मिनट हैं, 180 में से 150 मिनट, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब एक और चीज है, 10 मिनट आप स्पेयर कर लें कंटिजेंसी के लिए। अब ये क्या होता है कि फर्ज कर लें आपसे कोई फिगर, कोई डायग्राम या कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट हो गया, वो आपको क्रॉस करना पड़ गया या आपको वॉशरूम जाना पड़ गया। आप जब अटेम्प्ट देंगे या जिन्होंने दिया है उनको पता होगा कि वॉशरूम इस तरह होते हैं जहां पे हमारे एग्जाम्स हो रहे होते हैं कि लाइन में 5 से 6 टॉयलेट्स होंगे, कोई एक फंक्शनल होगा, बाकी 5 फंक्शनल नहीं होंगे, और वहां पे एक लाइन लगी हुई होगी। या आपने देखा होगा कि एग्जाम पेपर जब क्लोज होने पर आता है तो जो इन्विजिलेटर है वो सर पे आके खड़ा हो जाता है कि सप्लीमेंट अटैच कर लो, सप्लीमेंट अटैच कर लो, या कोई दोस्त पीछे बोल रहा होता है कि यार वो फलां चीज तुम मुझे बता दो, फलां चीज तुम मुझे बता दो, तो उस वक्त हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इन सारी कंटीजेंसीज के लिए आप 10 मिनट कम से कम स्पेयर कर लें, ताकि अगर ऐसी कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है तो आप स्ट्रेस्ड आउट ना हो।
Excuse me, it's an important call. सॉरी बॉसेस। ठीक है, तो ये 10 मिनट आपने रख लिए कंटीजेंसी के लिए, बाकी आपके पास बच जाते हैं 140 मिनट। अब आप देखें क्या होता है कि हम कोई टाइम मैनेजमेंट प्लान नहीं करते पेपर के लिए, तब क्या होता है कि हमें वॉशरूम जाना पड़ गया, या कोई क्वेश्चन गलत हो गया, या ऐसी कोई चीज हो गई जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जिसमें हमारे 5 से 10 मिनट जाया हो गए, तो उस वक्त हम, बिकॉज वी आर इन द मिडिल ऑफ द एग्जाम, हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, और स्ट्रेस के नतीजे में हमारा माइंड काम करना छोड़ देता है, या हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। रिमेंबर, ये जो सीएसएस का एग्जाम है, ये आपके दो मेजर स्किल्स का एग्जाम है। एक आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, दूसरा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स। आप जब ये पास आउट करके फील्ड में जाएंगे, तब भी आपके सिर्फ ये दो स्किल्स जो हैं वो काम आएंगे। हर तरफ से कॉल्स आ रही होंगी, प्रेशर्स आ रहे होंगे, ये अभी करना है, ये अभी करना है, वो काम भी करना है, वो काम भी करना है। उस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ, वो आपका ये होगा कि आप किस तरह अपना स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं, अपना टाइम किस तरह मैनेज कर पाते हैं। तो ये एग्जाम भी इस तरह डिजाइन है कि आप ये दो स्किल्स एडिक्वेटली जो है वो आपके मेजर हो सके। राइट? इसलिए हमने यहाँ पे 10 मिनट स्पेयर कर लिए। अब आ जाते हैं 140 मिनट और हमारे 4 क्वेश्चंस जो हमें अभी लिखना है। अगर आप 140 मिनट का हिसाब लगाएं, 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें ज्यादा पता है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपैरेटिवली हमें कम पता है। हम लिहाजा डिवाइड इस तरह करेंगे कि 40 प्लस 40 मिनट्स के 2 क्वेश्चंस, 30 प्लस 30 मिनट्स के 2 क्वेश्चंस। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होंगे 40 मिनट्स, बाकी जो 2 क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे 30 मिनट्स के। ये क्यों? क्योंकि पहले 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें ज्यादा पता है, वी कैन राइट मोर, और ये 2 क्वेश्चंस एग्जामिनर जब हमारी कॉपी ओपन करेगा तो ये सबसे पहले आएंगे। तो क्या चीज है कि एग्जामिनर भी एक ह्यूमन बीइंग है। आप ये अज्यूम ना करें कि वो एक परफेक्ट मशीन है और आइडियलिस्टिक मेथड तरीके के साथ वो आपको सबसे परफेक्ट तरीके के साथ वो आपको मार्क करेगा। उसकी अपनी भी कुछ ह्यूमन डेफिशिएंसीज हैं, कुछ सब्जेक्टिव अप्रोचेस हैं, कुछ ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, तो हमें उसको भी माइंड में रखना है। तो क्या करेंगे, हम पहले 2 क्वेश्चंस पे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ताकि बाय द टाइम वो 3rd क्वेश्चन तक आए, हो सकता है वो अपना इंप्रेशन बना ले कि दिस इज अ गुड कैंडिडेट, ये कैंडिडेट अच्छा है, ये इंप्रेशन उसके माइंड में आ जाए, उसको इस सब्जेक्ट पे ग्रिप है, इसको इस सब्जेक्ट का पता है। तो जब इंप्रेशन बन जाएगा तो हो सकता है वो हमें सब्जेक्टिवली मार्क कर दे, पॉजिटिवली मार्क कर दे। बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो हम उसके लिए 30 मिनट स्पेयर करते हैं। अब ये हमारे हो गए टाइम मैनेजमेंट। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारा स्केड्यूल जो है वो बहुत टाइट है। आपने इस स्केड्यूल पे कैसे स्टिक रहना है, उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए होगी। एक चीज, अ वेरी गुड क्वालिटी वॉच, प्रेफरेबली एक डिजिटल वॉच, ताकि आप मिनट बाय मिनट का हिसाब रख सकें। वो वॉच आपको धोखा ना दे, वो वॉच आप उतार कर अपने सामने रख दें ताकि आपको मिनट बाय मिनट का एहसास हो कि ये क्वेश्चन अगर मैंने 2:40 पे स्टार्ट किया है तो ये क्वेश्चन मुझे 3:20 पे एनी हाउ कंप्लीट करना है। भली मैं उस पर
100 पेजेस लिख सकता हूँ, भले मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे लिखना उतना ही है जितना मेरे पास टाइम है। ठीक है, उसके लिए आपको एक वॉच होना चाहिए। दूसरा ये कि आपके पास जो पेन है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। या तो आप पॉइंटर ले लें, या तो अच्छी क्वालिटी का बॉल बॉल पेन जो होते हैं वो ले लें। वो क्यों? क्योंकि अगर आप कोई निब वाला पेन या कोई लोअर क्वालिटी वाला पेन यूज करेंगे तो वो आपकी माइंड के रफ्तार के साथ नहीं चलेगा। कहीं पे वो छोड़ जाएगा, कहीं पे वो ज्यादा इंक छोड़ देगा, कहीं पे वो जो है वो आप लिखेंगे लेकिन वो वहां पे लिखेगा नहीं, स्किप कर जाएगा। तो इससे आपकी जो राइटिंग है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी हो गई। अब एक और चीज देखें, हमारे पास जो टाइम है वो है 40 मिनट या 30 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। आपने इस क्वेश्चन में एक और चीज भी ऐड करनी है हर क्वेश्चन में, वो चीज है आपका पिक्टोग्राफ। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी रेलेवेंस पिक्टोग्राफ से कितनी भी कम हो, कितनी भी ज्यादा हो, आप कोशिश करें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पिक्टोग्राफ ऐड करें। उसकी क्या वजह है? पिक्टोग्राफ होता क्या है? फॉर एग्जांपल कोई मैप हो गया, कोई टेबल हो गया, कोई डायग्राम हो गया, कोई फिगर हो गई, कोई ना कोई चीज। कोशिश करें हर क्वेश्चन में आप कोशिश करके जरूर उसको इनकॉर्पोरेट करें। उससे क्या होगा? एक तो ये कि एग्जामिनर वुड बी फोर्स्ड टू गिव यू मार्क्स ओवर दिस पिक्टोग्राफ इन एडिशन टू योर क्वेश्चन। अगर मैं एवरेजली हर क्वेश्चन पे 12 मार्क्स दे रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में एक पिक्टोग्राफ भी आ गया, तो मैं हो सकता है उस पिक्टोग्राफ में भी 1 या 2 एक्स्ट्रा मार्क आपको दे दूं। अगर नहीं देता तो आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर मैं दे रहा हूं तो आपका फायदा ही है। तो इसलिए आपको सेफ साइड रहना है, इस चीज का फायदा उठाना है। जो प्रैक्टिस है वो ये रही है, जो हमने फील किया है कि पिक्टोग्राफ्स आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन में आपने एक पिक्टोग्राफ ऐड करना है। अब पिक्टोग्राफ जब आप ऐड करेंगे तो ऐसी बात है, एटलीस्ट आपके 5 मिनट तो वहां पे लग जाएंगे। तो आपके पास जो टाइम बच जाता है किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, वो है 25 से 35 मिनट, 25 मिनट्स टू 35 मिनट्स। अब देखें, आपने कोई भी क्वेश्चन, भले आपने 4 बुक्स पढ़ी हो, 5 बुक्स पढ़ी हो, आपके पास वो सारी चीज रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 25 से 35 मिनट है। आप इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। लिहाजा यहां पे जो पॉइंट नोट करने वाली है कि आपने क्वेश्चन को उतना डिटेल में पढ़ना है, उतना डेप्थ में पढ़ना है जितना रिक्वायर्ड है, जितना आप 25 से 35 मिनट के अंदर रिप्रोड्यूस कर पाए। अगर कोई क्वेश्चन है जिसपे फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग पे आपने पूरा 3 घंटे का ऐसे याद किया हुआ है, और वहां पे 25 मिनट का आपके पास एक नॉर्मल क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर्स में, तो आप 3 घंटे का ऐसे नहीं लिख सकते उसमें। लिहाजा उतना ही लिखना है जितना आपको टाइम परमिट कर रहा है। इसलिए आप नोट्स भी उस हिसाब से बनाएं जितना आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। 25 से 35 मिनट हर क्वेश्चन के लिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप, critically examine the challenges of public administration in the 21st century with reference to Pakistan। अब देखें, इस क्वेश्चन के ब्रॉडली 3 एरियाज हैं। आपने डिफाइन करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपने डिस्कस करना है कि उसकी नेचर और स्कोप क्या है, उसके बाद आपने क्रिटिकली एग्जामाइन करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस क्या हैं आजकल के जमाने में विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। जो भी आपने एग्जांपल्स कोट करने हैं, जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट देना है, वो पाकिस्तान के रेफरेंस से देना है। अब 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। अब होता क्या है कि कैंडिडेट्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है किसी नोट्स में से, किसी बुक में से, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई
8 से 10 डेफिनेशंस दी हुई हैं और उसने वो याद की हुई है। उसके बाद उस डेफिनेशन को उसने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिस बंदे ने वो नोट्स बनाए हैं या जिसने वो बुक लिखी है, आपने उसी पे रटा लगाया हुआ है। आपने फिर ये जो पहला पार्ट है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आपने उसी तरह जिस तरह आपने याद किया है उसी तरह आपने लिखना स्टार्ट किया। पता चला कि आपके 20 मिनट इसी पार्ट में जाया हो गए या 15 मिनट आपके इसी पार्ट में जाया हो गए। अब आपने क्या करना है, 2 पार्ट तो आपके रह गए, टाइम बचा है आपके पास 10 मिनट और आपने उसकी नेचर भी डिस्कस करनी है, इसको भी डिस्कस करना है, क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है। तो कैसे करेंगे? अक्सर कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं। फिर क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि हमने एडिक्वेटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस किया हुआ है इन द डेफिनेशन पार्ट, तो फिर थोड़ा बहुत 1-2 लाइंस नेचर पे लिख देते हैं, 2-3 लाइंस जो है वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन पे लिख देते हैं और उन्हें लगता है कि हम तो जो है वो 12 पेजेस लिख रहे हैं ये इस क्वेश्चन पे, तो हमें 20 में से कोई 18 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो किस तरह चेक करेगा, उसके माइंड में क्या होगा कि मेरे पास 20 मार्क्स हैं, मैंने 3 चीजें पूछी हैं इस क्वेश्चंस में। एक है डिफाइन करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं सिर्फ डेफिनेशन के मार्क्स दूंगा। फर्स्ट कर ले मैं 4 मार्क्स मैंने रख ली हैं डेफिनेशन के लिए, मैंने 8 मार्क्स रखी हैं कि डिस्कस करें इसका नेचर और स्कोप, और मैंने 8 मार्क्स रखी हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए। ये है एग्जामिनर का माइंड। अब पहले मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट का माइंड क्या था कि मैंने इतना डिटेल में डिफाइन किया है, 10 पेजेस लिखाया हूं, तो एग्जामिनर को मुझे कोई 15 से 16 मार्क्स देनी चाहिए। लेकिन एग्जामिनर का माइंड डिफरेंटली काम करता है। उसने अपने माइंड में रखा हुआ है कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, डिफाइन करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, सिर्फ डिफाइन करना है। तो उसने अपने माइंड में रख दिया कि मैं 4 मार्क्स इस पे दूंगा, इसकी नेचर और स्कोप जो डिस्कशन होगा इसमें मैं 8 मार्क्स दूंगा, क्रिटिकल एग्जामिनेशन में मैं 8 मार्क्स दूंगा। अब उस बंदे ने डेफिनेशन पे कोई 8 पेजेस लिख दिए, एग्जामिनर उस 4 मार्क्स के बजाय उसको 10 मार्क्स नहीं दे सकता। जितना वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरिट करता है वो उतनी ही मार्क्स देगा। आप डेफिनेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री भी लिखाएं, थ्योरी भी लिखाएं, जो भी लिखाएं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे, तो एग्जामिनर आपको वो मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर ने आपसे रिक्वायर किया है कि आप सिर्फ डिफाइन करें, तो वो उतनी ही मार्क्स देगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपने भी अपना टाइम उसी तरह डिवाइड करना है जिस तरह एग्जामिनर अपनी मार्क्स डिवाइड करता है। कि क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ डिफाइन करना है, नेचर और स्कोप को डिस्कस करना है, डिस्कशन मतलब थोड़ा डिटेल में, क्रिटिकली एग्जामिन करना है चैलेंजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द 21st सेंचुरी, कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान का देना है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चैलेंजेस को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं। आपके पास अगर 35 मिनट हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपने ये टाइम भी डिवाइड करना है। डेफिनेशन आप 5 मिनट में लिख सकते हैं, बाकी आपके पास अगर 25 मिनट का क्वेश्चन है तो 10 मिनट आप रखेंगे नेचर और स्कोप को डिस्कस करने के लिए, 10 मिनट आप रखेंगे क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए। तभी जाकर ये आप जो है इस क्वेश्चन के हर पार्ट पे जस्टिस कर सकेंगे। अदरवाइज अपेरेंटली आपको लगेगा मैं काफी डिस्कशन कर रहा हूं क्वेश्चन पे, लेकिन आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने डिवाइड कर दिया अपना टाइम क्वेश्चंस में। अब हमने हर क्वेश्चन का टाइम डिवाइड कर दिया उसके पार्ट्स में। तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसको अपने पार्ट्स में डिवाइड करना है कि भाई इस पे डिफाइन करना है, डिस्कस करना है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, वो उस पे 10-10 मिनट का काम करना है, जिस तरह आपको वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप वो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर 10 मिनट में मैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन कैसे लिख सकता हूं।
10 मिनट में डिस्कशन कैसे कर सकता हूं? डेफिनेशन पे तो इतना सारा चैप्टर लिखा हुआ है, मैं 5 मिनट में कैसे लिख सकता हूं? तो भाई यही टेस्ट है। आपने अगर हद से ज्यादा पढ़ा है तो उसको अपने नॉलेज के तौर पर यूज करें। जरूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा आपने लिखना है। एग्जाम से पहले आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है इसी चीज पे कि मैंने जो इतना ज्यादा पढ़ लिया है इसको मैं किस तरह कंसोलिडेट करूं, किस तरह इसको मैं समराइज करूं, ताकि जो टाइम लिमिट के हिसाब से रिक्वायर्ड है मैं उतना ही लिख सकूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं प्रायोरिटाइज करके लिख सकूं, और जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको मैं स्किप कर सकता हूं या जिसको मैं इनडायरेक्टली मेंशन कर सकता हूं वो मैं इस तरह लिखूं। तो सी आपका, जब मैं आपको कहता हूं कि CSS इज 70% जो इंग्लिश लैंग्वेज, वो मैं इसीलिए कहता हूं कि हर पेपर में आपकी राइटिंग स्किल्स टेस्ट हो रही होती हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट हो रही होती हैं। सबसे बड़ी जो स्किल है वो आपकी प्रिसी राइटिंग है। हर पेपर में आपको फील होगा कि यू हैव सो मच टू से लेकिन वेरी लिटिल टाइम टू से दिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपने शुरू से लेकर आखिर तक कंटिन्यू रखनी है ताकि आपकी राइटिंग स्किल उस लेवल तक आ जाए ताकि आप किसी भी चीज को प्रिसाइज कर सकें, समराइज कर सकें अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। अब देखें, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। आपने चले टाइम मैनेजमेंट डिस्कस हो गई। अब हम आते हैं कि इसको लिखना कैसे है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। जो भी आप चीज लिखेंगे उसको आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है। इसके मेजर 3 पार्ट्स हैं, तो मेजर हेडिंग्स 3 होंगी। डिफाइन डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड हेडिंग होगी नेचर एंड स्कोप, थर्ड हेडिंग होगी क्रिटिकल एग्जामिनेशन या चैलेंजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को आपने डिस्टिंग्विश करना है थ्रू योर प्रेजेंटेशन स्टाइल। आपने डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन यूज करके अपनी हेडिंग्स को डिस्टिंग्विश करना है अपनी सब हेडिंग्स से। फॉर एग्जांपल, आपने जो चैलेंजेस लिखी हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन लिखा है, उसकी कोई 4 से 5 सब हेडिंग्स बन जाती हैं। तो ये सब हेडिंग्स इस तरह आपकी उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये जो फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर 3 पे कोई सब हेडिंग है तो उसको आसानी से ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये चीज जो हेडिंग है या सब हेडिंग है ये एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ challenges of public administration, not a fourth part of the overall question. समझ रहे हैं कि डिफरेंट फॉन्ट्स, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टाइप ऑफ पेन यूज करके आपने डिस्टिंग्विश कर देना है अपने हेडिंग्स को सब हेडिंग्स के साथ। दूसरी चीज कि आपने कोशिश करना है कि जो हेडिंग्स का जो टाइटल है वो क्लोजली करिस्पॉन्ड करे आपके क्वेश्चन की वर्डिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे दिया हुआ है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपने अगर कोई शौक चढ़ा हुआ है कि मैं इंडिविजुअलिटी शो करूं, मैं इनोवेशन शो करूं, और आपने वहां पे लिख दिया कि मीनिंग ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो क्या होगा? हो सकता है आपने जो उसका सिनोनिम यूज किया है या जो आपने अल्टरनेट फ्रेज यूज किया है वो सही यूज किया हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपने जो चीज यूज की है उसका कंटेक्स्ट, उसकी कॉनोटेशन चेंज हो गया है जिसकी वजह से आपकी जो चीज इंटायरली डिफरेंट हो गई। दूसरी बात, एग्जामिनर के माइंड में, एग्जामिनर जो होता है उसके पास बहुत सारी कॉपीज आती हैं, 2000 3000। एसपीएससी का भी एक तरह से प्रेशर होता है कि आप जो है जल्दी जल्दी जितना हो सके हमें कॉपी सबमिट करा दें ताकि हम जल्द से जल्द जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। अब क्या है कि आप जितना एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे, एग्जामिनर उतना ही आपको फैसिलिटेट करेगा।
आप अगर रिक्वायर कर रहे हैं कि एग्जामिनर बार बार इंटरप्रेट करता फिरे आपके हर सवाल को कि मैंने पूछा है डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे वो उसने लिखा है मीनिंग ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, अच्छा वो सेम चीज है या इंटायर, तो उसको आप ज्यादा बॉदर क्यों कर रहे हैं? उसको फैसिलिटेट करें। उस अगर वो कॉपीज को स्किम थ्रू कर रहा है, अगर वर्ड बाय वर्ड नहीं भी पढ़ रहा, तो उसको इतना फैसिलिटेट करें कि वो आपकी हेडिंग पढ़कर ही समझ जाए कि आपने उसके क्वेश्चन को एडिक्वेटली एड्रेस किया है। उसको कहीं भी ऐसा ना लगे कि आपसे कोई पार्ट मिस हो गया है, और जो आपने लिखा हो, लेकिन अगर वो जल्दबाजी में नहीं भी पढ़ रहा, फिर भी उससे आपका वो पार्ट मिस नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि आपने दूसरे वर्ड्स यूज कर लिए हैं। इसलिए कोशिश करें आपकी वर्डिंग जो स्पेशली जो हेडिंग्स की है वो वैसी ही रहे जो आपके क्वेश्चन में है। तीसरी बात, क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, आपकी हेडिंग्स भी प्रेफरेबली मेजर हेडिंग्स 3 होनी चाहिए। चौथी हेडिंग आप अगर रखना चाहते हैं तो वो इंट्रोडक्शन की रख लें, 5वीं आप कंक्लूजन की रख लें अगर रखना चाहते हैं तो। अगर उसके साथ अगर आप एडिशनल कोई हेडिंग देंगे कि चलो यार मैं आपके ऊपर एहसान कर देता हूं कि मैंने एक मेजर हेडिंग रख दी हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या वुडरो विल्सन ने क्या कहा था, या फला थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन या मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एप्लीकेबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन में, तो आप एग्जामिनर को कंफ्यूज कर रहे हैं। एग्जामिनर जब क्वेश्चन को देख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 3 हेडिंग्स को देख रहा है कि क्या आपने ये 3 पार्ट्स एड्रेस किए हैं या नहीं किए। आप जब उसको एडिशनल हेडिंग्स प्रेजेंट करते हैं तो आप उसको कंफ्यूज करते हैं कि आया ये जो हेडिंग है वो इज इट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन या किसी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। गिव मी अ सेकंड प्लीज। सॉरी अगेन, राइट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए ना आपके पास टाइम है, ना ही आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एग्जामिनर को कंफ्यूज करें। लिहाजा ओवर एफिशिएंसी नहीं दिखानी, नेवर ट्राई टू इंप्रेस द एग्जामिनर, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। हमारे टीचर्स कहा करते थे कि यू आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्रेसिव नॉट इंप्रेसिव, इसलिए आप भी इतनी ही कोशिश करें, कभी भी इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद को बेहतर से बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करें जितना सिंपलिस्टिक मैनर में हो सकता है। ठीक है, चलें, ये हो गई बात कि आपने मेजर हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया अपने क्वेश्चन को एज पर कि आपके जो क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, मेजर पार्ट्स जो रिक्वायर्ड है। अब आते हैं सब हेडिंग्स पर। कुछ दोस्त होते हैं उनको उनकी जो प्रैक्टिस ये होती है कि वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे होते हैं। पैराग्राफ फॉर्म में का मतलब ये है कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, critically examine the challenges of public administration in the 21st century with reference to Pakistan, वो इस पे एक मिनी ऐसे लिखाएंगे। अब अगर एग्जामिनर के पास इतना टाइम है कि वो वर्ड बाय वर्ड आपका वो मिनी ऐसे पढ़ेगा, फिर तो ठीक है, वो आपको अच्छी मार्क्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर एग्जामिनर इतना ईमानदार नहीं है और वो जल्दबाजी में चेक कर रहा है, जल्दी में चेक कर रहा है, तो वो आपका हो सकता है वो पूरा वर्ड बाय वर्ड मिनी ऐसे नहीं पढ़ेगा। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपने क्या करना है, अपने हर क्वेश्चन को कोशिश करना है जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सब हेडिंग्स दें। चैलेंजेस क्या हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्रेनिंग्स हैं, रिक्रूटमेंट्स हैं, करप्शन है या वगैरह वगैरह जो भी है, हर एस्पेक्ट जो है उस क्वेश्चन का, उस पे आपने सब हेडिंग्स दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल गिवन द लिमिटेड टाइम यू हैव, अगर आपने इस पे 4 सब हेडिंग्स दे दी
कि ये मेजर चैलेंजेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इस दौर में पाकिस्तान के हवाले से, तो ये एग्जामिनर के लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो अगर आपने इस तरह अपने क्वेश्चन को लिखा है तो ये मेरे लिए आसान होगा। मुझे आपका ये सवाल पढ़ने के लिए वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ आपकी वो सब हेडिंग्स ही देख लूं तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या लिखा है, राइट? तो ये होगी एक पॉइंट। तीसरी पॉइंट कि चले कुछ हमारे बीच आइडियलिस्टिक दोस्त होते हैं जो ये कहते हैं कि यार क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो ये चीज तो अपने तौर पर सही है कि आइडियली क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। लेकिन आपने सेफ साइड पर रहना है। अगर ये चीज गलत है और कोई एग्जामिनर, फॉर एग्जाम्पल सिंस ही इज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी कॉपी को इस तरह जज कर रहा है कि यार अपेरेंटली इसने ज्यादा लिखा है, अपेरेंटली इसने कम लिखा है, तो वो तो फिर उस पेपर को ज्यादा मार्क्स देगा जो उसकी नजर में ज्यादा मवाद उसने प्रेजेंट किया है, और उसको वो कम मार्क्स देगा जिसने उसकी नजर में कम मवाद प्रेजेंट किया है। तो आपने क्या करना है, दोनों चीजों को एड्रेस करना है। आपका कंटेंट क्वालिटी वाइज तो इंप्रेसिव होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी को भी आपने मद्देनजर रखना है। We need to be practical because we are going to enter a practical field, a very practical field. तो क्या करना है, पहली बात तो ये कि जब आपने अपने क्वेश्चन को हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन ज्यादा पेजेस कंज्यूम करेगा। उसके अलावा आपने कोशिश करना है अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखें। पेज को राइट और लेफ्ट की बाउंड हाशीज में डिवाइड कर दें, मिडिल पोर्शन में लिखें, अपनी राइटिंग को थोड़ा सा बड़ा करें। आई एम सॉरी, आपको ये लग रहा होगा कि ये कौन सी बचकाना बात कर रहे हैं सर, मैंने तो बड़ा मैच्योर समझा था इनको, लेकिन ये बचकाना बातें होती हैं और ऐसे लोग जो हैं जो इस तरह की प्रेजेंटेशन करते हैं वो अच्छी मार्क्स लेके आते हैं, और ऐसे दोस्त जो इन चीजों में बिलीव नहीं करते अक्सर देखा गया है कि उनको इन चीजों का नुकसान होता है। मुझे खुद इस चीज का नुकसान हो चुका है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो जो चीज मैंने थ्रू ट्रायल एंड एरर अपनी एक्सपीरियंस से सीखी है और उससे नुकसान पा के मैंने सीखी है, जरूरी नहीं है कि हर बंदा, हर बच्चा वो मिस्टेक करके ही सीखे। अपने आप को सेफ साइड पे रखें। एग्जामिनर आपको बड़ी हैंडराइटिंग पे कोई मार्क्स काटेगा नहीं। हो सकता है आपको वो जो है वो लंबी या बिगर हैंडराइटिंग पे मार्क्स ना दे, लेकिन मार्क्स काटेगा तो नहीं ना। तो व्हाई नॉट टू रिमेन ऑन सेफ साइड। लिहाजा अपनी राइटिंग को बड़ा बड़ा करें। इसके अलावा जब आप बड़ा बड़ा करेंगे आपको एक और एडवांटेज मिलेगा, वो ये कि देखें आपके पास टाइम बहुत कम है, मवाद बहुत ज्यादा है, टाइम का बहुत प्रेशर होता है। आपकी राइटिंग ऑल्दो ऐसी होनी चाहिए जो उसको आसानी से समझ आए। अगर आपकी राइटिंग ऐसी है जो एग्जामिनर पढ़ के ही स्ट्रेसफुल हो जाता है, उसका दिल ही नहीं करता कि आपकी कॉपी को वो पढ़े, वर्ड बाय वर्ड पढ़े और चेक करे, क्योंकि वो जब वो पढ़ता है तो वो खुद स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, तो वो आपको क्या अच्छी मार्क्स देगा। लिहाजा मैं अगेन रिटेट कर रहा हूं कि आपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है। अब वो कोई 50-55 साल का एक बुजुर्ग है, आप छोटी छोटी राइटिंग और वो भी इस तरह लिखा हुआ है कि वो पढ़ने वाले को कॉपी आंखों के करीब लाके वो पढ़नी पड़ रही है कि पता नहीं ये उसने डब्ल्यू लिखा है कि या यू वी लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको अच्छी मार्क्स नहीं देगा। लिहाजा अभी अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही अपनी राइटिंग में प्रैक्टिस इस तरह करें कि राइटिंग बड़ी हो, और जितना भी आप स्पीड के साथ लिखें, राइटिंग आसानी से समझ आए पढ़ने वाले को। अब जब आप राइटिंग को बड़ा करेंगे तो एक तो ये कि आपका कंटेंट अपेरेंटली बड़ा लगेगा। कहते हैं ना कि आपकी कॉपी तोली जाएगी अगर, तो फिर
आपकी कॉपी थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। और दूसरा ये कि लंबी हैंड राइटिंग, बड़ी हैंड राइटिंग, आप भली स्पीड में भी लिखें, उसको समझ आएगी, उसको पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी। ये थी एक और पॉइंट। उसके अलावा मैं आता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैंने एक डिस्कशन किया था पिक्टोग्राफ पे। पिक्टोग्राफ क्यों? एक ये कि जब आप पिक्टोग्राफ प्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर के लिए देखें, हमारे पास सीएसएस के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे 1 या 2 बुक्स हैं, सारे 2 से 3 हजार जो कैंडिडेट्स हैं वही बुक पढ़ेंगे। आईआर में भी 2 से 3 बुक्स हैं, 90% कैंडिडेट्स वही बुक्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स पे वही मैगजीन्स पढ़ेंगे, वही डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पाक अफेयर्स पे वही बुक्स पढ़ेंगे। तो आपने खुद को डिस्टिंग्विश कैसे करना है, वो आप करेंगे अपनी पिक्टोग्राफ के साथ। सारे लोग वर्ड बाय वर्ड वैसे ही लिखाएंगे, ऑलमोस्ट वही आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वही चीज होगी, लेकिन आपके पास एक पिक्टोग्राफ होगा which would be your own creation, which would be the creation of your own mind, on imagination। आप अपने तौर पर कोई फिगर बना लेंगे, कोई मैप बना लेंगे, कोई पैराग्राफ बना लेंगे, कोई पिक्टोग्राफ बना लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई डिस्कशन हो रहा है, पिलर्स ऑफ द स्टेट, आपने एक दीवार बना दी, एक फॉर एग्जांपल एक इमारत बना दी, उसके 4 पिलर्स हैं, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, एक है आपका जुडिशरी, एक है आपका जो मीडिया, एक है आपका क्या कहते हैं पार्लियामेंट, उसके ऊपर स्टेट की जो आपने छत रख दी कि ये जो छत है वो स्टेट है, वो इन 4 पिलर्स पे खड़ी है। तो ये क्या है, आपकी इमेजिनेशन की एक क्रिएशन है। इसी चीजों से आप खुद को ना सिर्फ अपनी कॉपी को इंडिविजुअलाइज कर लेंगे ताकि एग्जामिनर को लगेगा कि यार इसने कुछ ना कुछ, इसकी कॉपी डिफरेंट है, बल्कि उसको फोर्स कर रहे हैं कि बाकी सारी चीजें तो चले, मैंने रिटन जो मवाद है उसमें तो मार्क्स दे दी, इसने कुछ एडिशनल चीज भी दी है, एडिशनल बट रेलेवेंट। तो जाहिर सी बात है, अगर वो रिटन चीज पे, कंटेंट पे आपको अगर 12-12 मार्क्स देता है, हो सकता है आप उसको फोर्स कर दें कि भाई मैंने आपको एक पिक्टोग्राफ भी दिया है, मुझे 1 मार्क मजीद दे दे। उसके अलावा एक और चीज कि आप देखें, आप अपने काम को नैरो डाउन करें। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इस सेशन में उनको पता है, मैं ये चीज रिपीट करता हूं कि आपने हार्ड वर्क नहीं करना है, आपने स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट क्या होता है कि आपने नैरो डाउन कर देना है अपने काम को, जो चीज जितना टाइम डिजर्व करती है उसको उतना ही टाइम देना है, ज्यादा नहीं देना। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ स्कॉलर इन एनी सब्जेक्ट, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू पास इन एग्जामिनेशन फॉर अ जॉब। ठीक है, तो आपने स्कॉलर नहीं बनना है, लिहाजा अपने काम को नैरो डाउन करें। मैक्सिमम कोई 15-16 कोई टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ही पढ़ें, उन्हीं पे नोट्स बनाएं, ताकि आप उसको कंसोलिडेट भी कर सकें, रिकॉल भी कर सकें, प्रैक्टिस भी कर सकें, रिप्रोड्यूस भी कर सकें, मेमोराइज भी कर सकें। आप उनके नोट्स भी बना सकें, और वो भी इन द लिमिटेड टाइम यू हैव गॉट उसमें बना सकें। अब जब आपने कोई टॉपिक आपके पास लिमिटेड है, तो उसमें आप हर टॉपिक पे कोई ना कोई अपने इमेजिनेशन के थ्रू, कोई सोच विचार के कोई ना कोई पिक्टोग्राफ भी डाल सकते हैं अपने नोट्स में। हर क्वेश्चन में कोशिश करें 1 या 2 कोटेशन भी लगा सकते हैं, कोई एंजेला मर्केल की लगा दें, कोई किसी अच्छे ऑथर की लगा दें, किसी ना किसी चीज की, कोई बुक की आप एक रेफरेंस दे दें, कोई कोटेशन। आप अगर, आपके पास अगर लिमिटेड क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, तो उसमें ये चीज आप कर सकते हैं कि यार मैंने ये 15 क्वेश्चंस पढ़े हैं, हर क्वेश्चन पे मैं अभी अपने नोट्स में ये बना सकता हूँ कि हर क्वेश्चन पे मैंने एक पेक्टोग्राफ के भी नोट्स बना दिए, और हर एक एक 2-2 कोटेशंस भी रख दी। ये चीज आप इस तरह नोट्स बनाएंगे, और ये तभी हो सकता है जब आपने नैरो डाउन किया हो। अगर आपने एक ओपन एंडेड स्टडी की है कि ये बुक भी मैंने पढ़ दी थी, आईआर की मैंने 4 बुक पढ़ी हैं, पब्लिक एडमिशन की मैंने 5 बुक पढ़ी हैं, मैंने जो है करंट अफेयर्स के लिए 6 मैगजीन पढ़े हैं, तो उससे क्या होगा, आप इस तरह का इंटेंसिव वर्क नहीं कर सकते। लिहाजा एक्सटेंसिव ओवरव्यू होना चाहिए, लेकिन नोट्स आपके इंटेंसिव होने चाहिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए।
तो आपने जो क्वेश्चंस हैं 10 से 12, मैंने आपसे कहा कोई 15 क्वेश्चन जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उन्हीं के नोट्स बनाने हैं। हर क्वेश्चन को आप कोशिश करें या तो स्टार्ट में या तो एंड में कोटेशन दे दें। उससे क्या होगा, ये भी आपकी एक इंडिविजुअलिटी होगी कि आपने कोई अपने क्वेश्चन को कंक्लूजन में समराइज किया एक बहुत खूबसूरत कोटेशन के साथ, एक बहुत रिनोन ऑथर या एक रिनोन पॉलिटिशियन या रिनोन लॉयर की कोटेशन के साथ, राइट। एक और चीज होगी। उसके अलावा देखिए, इसके साथ में टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, पेपर प्रेजेंटेशन भी हो गया वगैरह। हम नोट्स की भी नोट्स मेकिंग की भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक और चीज जो यहाँ पे रेलेवेंट है वो ये कि देखें, आप अक्सर लोग कोशिश करते हैं वो वर्ड टू वर्ड नोट्स बनाते हैं सब्जेक्टिव, कि ये मैंने फॉर एग्जांपल डिस्कशन ऑन नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें वो पूरा पैराग्राफ अभी से लिख लेंगे जब वो पढ़ रहे हैं, और वो इसी पे रटा लगा के वो एग्जाम में बैठ जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आज आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स जिस लेवल पर हैं, क्या बाय द टाइम आप एग्जाम दे रहे होंगे उस वक्त भी आपके राइटिंग स्किल्स वही रहेंगे या वो इंप्रूव कर जाएंगे? अभी इस वक्त आपने जब अपनी सीएसएस की स्टडीज को स्टार्ट किया है, इस वक्त जो आपकी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो नॉलेज है, वो अभी जो है क्या 1 साल बाद या 2 साल बाद भी वही रहेगी या वो भी इंप्रूव करेगी? ऑब्वियसली दोनों चीजें, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी राइटिंग स्किल्स दोनों इंप्रूव कर दी जाएंगी डे बाय डे। तो अगर आप खुद को लिमिट कर रहे हैं कि आज ही मैं नोट्स बना दूं और उसी को याद करके मैं एग्जाम में लिख आऊं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी इंप्रूव राइटिंग स्किल्स और इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग का फायदा नहीं उठा रहे। लिहाजा आपके जो नोट्स होने चाहिए उनमें 2 चीजें होनी चाहिए। एक ये कि आपके नोट्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि उस वक्त जो आपकी अपडेटेड नॉलेज है, अपडेटेड स्किल्स हैं, अपडेटेड राइटिंग स्टाइल है, उसका आप मैक्सिमम फायदा उठा सकें। और वो तभी हो सकता है जब आपके नोट्स बुलेट फॉर्म में हो। सब्जेक्टिव फॉर्म के नोट्स आपकी इस चीज को लिमिट कर देंगे। उन बुलेट फॉर्म के नोट्स को आप जो हैं कोशिश करके उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, इन एडिशन टू द कोटेशंस एंड पिक्टोग्राफ, आप ये चीज ऐड कर सकते हैं कि कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स हैं, कोई इस तरह का कोई नाम है जो आपको लग रहा है कि बाय द टाइम एग्जाम होगा तो मैं भूल जाऊंगा, ऐसी डेटा आप उसमें लिख दें। अदरवाइज आपके नोट्स होने चाहिए बुलेट फॉर्म में। आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं उसके मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 21st सेंचुरी ये है कि हमारी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो वक्त के रफ्तार के साथ चेंज नहीं हो रही, वो आउटडेटेड है, उनमें कैपेसिटी इश्यूज हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसके मेजर एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स में ये 3-4 चीजें लिख दूं कि करप्शन है, ट्रेनिंग इश्यूज हैं, कैपेसिटी इश्यूज हैं, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है और ओवर एम्प्लॉयमेंट है वगैरह वगैरह, सिर्फ मैं ये वर्ड्स, कीवर्ड्स अपने नोट्स में लिख दूं जो कीवर्ड्स मुझे पॉइंट कर रहे हैं एक मेजर एस्पेक्ट पे, तो मेरे सामने अगर सिर्फ ये आ जाए कि वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द करप्शन प्रिवेलिंग इन द सिस्टम, तो क्या मैं उस पर नहीं लिख सकता उस वक्त जब मेरे पे एग्जाम हो रहा होगा? तो अभी इस वक्त मैं उस पर सब्जेक्टिवली पूरा वर्ड बाय वर्ड क्यों लिखूं, उसकी क्या जरूरत है, उस पर मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं? लिहाजा आप अपने बुलेट्स बनाएं, बुलेट फॉर्म बनाएं। एवरी बुलेट शुड करिस्पॉन्ड टू अ मेजर और माइनर एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। दूसरी बात ये, आपके पास जब आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे, एक दिन में 2 पर्चे होते हैं, 3 दिन में आपके सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाएंगे। आईआर के एक दिन में 2 पेपर्स हो जाएंगे, 4 दिन में 8 पेपर्स हो गए।
आपके पास टाइम नहीं होता कि आप इतने बड़े बड़े जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको आप रिवाइज कर सकें। आपके पास अगर छोटे कोई 10 से 12 पेजेस तक कोई बुलेट फॉर्म में जो नोट्स हैं उसको आप आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, और आपके पास टाइम इतना ही होता है। आप जब 9 से 12 तक आपका पेपर होगा, बीच में 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, उसमें आपने रिवाइज भी करना है, लंच भी करना है, खुद को रिलैक्स भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, फ्रेश भी करना है, वॉशरूम में जाना है। ये 2 घंटे में करना है। वो आप तभी कर सकते हैं जब आप मैक्सिमम 1 घंटा रिवाइज करें और बाकी 1 घंटा अपने ऊपर खर्च करें कि लंच कर लिया, खुद को फ्रेश कर लिया, थोड़ी सी मेडिटेशन कर ली, नमाज पढ़ ली, रिलैक्स कर दिया खुद को उस पे। तो 1 घंटे में आप अगर आपने बुलेट फॉर्म वाले नोट्स बनाए होंगे तो आप 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं और आप कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्टिव नोट्स होंगे तो आपकी उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और फिर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो रहे होंगे तो आप फुल ऑफ स्ट्रेस होंगे, आपने खुद को रिलैक्स भी नहीं किया, आपने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसको रिवाइज भी नहीं किया, पता नहीं आपको वो आपने रिवाइज किया जो पढ़ लिया वो रिटेन भी हुआ कि नहीं। तो उस कंडीशन में अगर आप दूसरा पेपर देंगे 2 से 5 बजे, 2 बज के 5 से लेकर जो 5 बजे तक होता है, तो जाहिर सी बात है आप उतना ऑप्टिमम आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो लिहाजा आपको स्ट्रेस्ड आउट भी नहीं होना, अपनी स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, टाइम को भी मैनेज करना है। उसके लिए जरूरी क्या है कि आपके नोट्स वैसे होने चाहिए जो आपको उस वक्त सपोर्ट करें। 5 बजे के बाद आप जब घर आएंगे आपके पास कोई 7 घंटे होंगे, 12 फिर 12 हो जाएंगे। उसमें आपने जो है वो रिवाइज भी करना है 2 सब्जेक्ट को, आपने डिनर भी करना है, खुद को रिलैक्स भी करना है, नहाना भी है, 12 बजे आपने सोना भी है। अब क्या होता है जब आपके नोट्स सही तरह से नहीं बने होते, बहुत एक्सटेंसिव नोट्स होते हैं, सही तरह से रिवाइज नहीं हो पाता, तो कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं कि 2 से 3 बजे तक फिर याद रिवाइज करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 7 बजे जल्दी जल्दी में उठते हैं, फिर भाग दौड़ सीधा एग्जामिनेशन हॉल में भागते हुए जाते हैं, और फिर उस वक्त हार्ट बीट तेज होती है और उनके पास जब कॉपी आती है दे आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट, और फिर दिमाग काम करना छोड़ देता है। आपने एग्जामिनेशन के दौरान नींद को भी पूरा टाइम देना है, खुद को भी पूरा टाइम देना है, खाना भी सही से खाना है, वरना याद रखें आप अपना नुकसान कर रहे होंगे, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, कंसंट्रेट आप नहीं कर पाएंगे, आप उतना प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं दे पाएंगे जो आपको लग रहा होगा कि मैं दे पाऊंगा, मैं कर लूंगा, नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, 2 थिंग्स, इन दोनों चीजों को याद रखें, और ये तभी हो सकता है जब आप खाना सही से खाएं, नींद पूरी करें, और ये तभी हो सकता है जब आपके नोट्स बुलेट फॉर्म में बने होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया अटेम्प्ट कैसे करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर एंड स्कोप, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अच्छा ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पे मुझसे मिस हो रही है वो ये कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपने क्वेश्चंस 4 के 4 अटेम्प्ट करने हैं। उसकी एक वजह है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेपर आ गया, आपको लग रहा है कि मुझे 3 क्वेश्चन आते हैं, चौथा नहीं आता, लिहाजा आपने कोशिश की, बाकायदा टाइम आपने डिवाइड कर दिया 3 क्वेश्चंस में, और आपको लग रहा है कि अगर मैं पहले 35 मिनट देता, अब मैंने 45 मिनट दिए हैं हर क्वेश्चन को, अब मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, एग्जामिनर आपको कभी भी, फॉर एग्जाम्पल आप भली कोई भी क्वेश्चन 1 घंटे तक वो लिखते रहे, एग्जामिनर आपको 20 में से 25 मार्क्स नहीं देगा, मार्क्स उसने 20 के अंदर ही देनी है, और उसने उतनी ही मार्क्स देनी है जितना उसने रिक्वायर किया है आपसे। आपने, मैं रिपीट करता हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन में आपको दोबारा बता रहा हूं कि अगर उसने डेफिनेशन मांगी है, आपने फिर हिस्ट्री भी दे दी, तो वो आपको हिस्ट्री की मार्क्स नहीं देगा। तो आपने जो उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया उसकी मार्क्स आपको नहीं मिलनी। लेकिन अगर आपने चौथा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया
उसके भी 2 से 3 पार्ट है। फॉर एग्जांपल आपने एक पार्ट तुक्के से सही अटेम्प्ट कर लिया, 2 पार्ट्स आपने गलत अटेम्प्ट कर लिए, हो सकता है एग्जामिनर और कुछ नहीं आपको 1 या 2 मार्क्स ही दे दे, 3 मार्क्स ही दे दे, और कुछ नहीं, हो सकता है आपके पिक्टोग्राफ पे कोई मार्क्स दे दे, कोई कोटेशन पे मार्क्स दे दे, हो सकता है आपको मार्क्स नहीं दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपको क्वेश्चन पढ़े ही नहीं और जल्दबाजी में वो आपको 1 या 2 जल्दी से मार्क्स दे दे या 3 मार्क्स दे दे। डू नॉट डिसरिगार्ड एनी पॉसिबिलिटी, हर पॉसिबिलिटी का फायदा उठाएं। एवरी सिंगल मार्क काउंट्स इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक एक मार्क आपका करियर पाथ डिफाइन कर रही होती है। एक मार्क आपकी कम या ज्यादा आ गई, या तो हो सकता है आप पोस्टल ग्रुप में चले जाएं, या किसी कस्टम से चले जाएं, या पुलिस में चले जाएं, या आपकी एलोकेशन ही ना हो। 1 या 2 मार्क से ये करियर डिसीजंस हो रहे होते हैं, लिहाजा आपने बहुत कॉन्शियसली चलना है। दूसरी बात कि क्या होता है कि अक्सर कैंडिडेट्स जो वॉच अपने सामने नहीं रखते, क्या होता है कि उन्हें लगता है कि यार मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं, मैंने तो अब जो पढ़ा हुआ है उस पे तो मैं 4 से 5 पेजेस लिख सकता हूं क्रिटिकल एग्जामिनेशन पे, क्रिटिकल चैलेंजेस पे, लेकिन अब यहाँ पे आपने 10 मिनट रखे हुए हैं, तो क्या होता है कि उस वक्त कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि यार लिख देता हूं वरना क्वेश्चन आधा रह जाएगा। लिहाजा ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपने ये चीज भी एडिक्वेटली प्रैक्टिस कर देनी है कि उतना लिखना है जितना आपको टाइम परमिट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहले, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर टाइम नहीं बचता बाकी चीजें छोड़ दे, राइट। लेकिन टाइम से ज्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना। आप अगर किसी क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन पे आपने 35 के बजाय आपने 55 मिनट कंज्यूम कर दिए, तो याद रखें आपका जो फोर्थ क्वेश्चन होगा उसको आप 15 मिनट में आप फिर कंक्लूड करना पड़ेगा। और फिर होगा ये कि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको इतनी मार्क्स नहीं देगा जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन के साथ आपने जस्टिस नहीं किया, फोर्थ वन, वो आपको ले डूबेगा। इसलिए आपको बैलेंस मेंटेन करना है अपने सारे क्वेश्चंस में। हर क्वेश्चन को आपने प्रॉपर एडिक्वेट टाइम देना है, वॉच सामने रखें। 7 बजकर फॉर एग्जाम्पल 4:10 पे अगर आपने एक पार्ट शुरू किया है, उस पर आपने 10 मिनट रखे हैं, तो वॉच सामने रखें कि मुझे कुछ भी हो जाए 5:20 में इसको कंक्लूड करना है। ठीक है, अब हमने डिस्कस कर लिया कि पेपर कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करने हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, स्कोर कैसे ज्यादा लेना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। एक और चीज वो ये कि ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आपने प्रैक्टिस किया हो। प्रैक्टिस 2 चीजों से हो सकती है। एक ये कि आप जो है अपने तौर पर एक रैंडमली कोई पेपर उठा लें। फॉर एग्जांपल आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ सब्जेक्ट है वो आपने शुरू किया, उसको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद अब आप रखें कि मुझे रोजाना कम से कम 4 या 5 इसके पेपर सॉल्व करने हैं। फिर क्या करें कि एक टाइम रखें, फॉर एग्जांपल 9 से 12, 9 to 12। उस वक्त आप अपना मोबाइल बंद कर दें, घर वालों को कह दें कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। 2.5 घंटे, 2.5 आवर आप अलार्म क्लॉक लगा दें कि 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है। पिछले 10 साल को 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं रैंडमली कोई उठा लें, रैंडमली, क्योंकि आपको जिस चीज को आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि आज जो मैं पेपर करने जा रहा हूं वो 2007 का होगा या 2011 का होगा या 2016 का होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी माइंड है कि मैं आज 2017 का पेपर अटेंड करूंगा, तो वेरी लाइकली आप इनडायरेक्टली या सबकॉन्शियसली उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपके माइंड में होगा कि 2017 में ये क्वेश्चंस आए थे, फिर आप सबकॉन्शियसली उसकी रिवीजन होती रहेगी। फिर आप उस सरप्राइज के लिए तैयार नहीं होंगे
जो आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में सरप्राइज मिलने जा रहा है। इसलिए रैंडमली पिछले 10 सालों में से कोई ना कोई एक पेपर उठा लें, उसको इन्हीं प्रिंसिपल्स के तहत 2.5 घंटे के अंदर उसको खत्म करें। ठीक है, उसी तरह जिस तरह आप रियल टाइम एग्जाम में कर रहे होंगे, और वो जो पेपर आपने किया किसी ना किसी अपने दोस्त को चेक करा दें या किसी उस्ताद को चेक करा दें कि सर काइंडली मुझे बताएं कि मैंने कैसा अटेम्प्ट किया है और मुझे आप मार्क करें। अब आप जो फ्रेंड्स हैं ये आप आपस में भी कर सकते हैं कि ए की कॉपी बी ने चेक कर ली, बी की सी ने कर ली, सी की ए ने कर ली। ठीक है, सारों ने पढ़ना है ना, तो एक तरह आप ग्रुप्स बनाकर एक दूसरे की कॉपी चेक करें। दूसरा ये हो सकता है कि एकेडमीज में मॉक एग्जामिनेशन हो रहे होते हैं तकरीबन दिसंबर के महीने के करीब या जनवरी में। उस वक्त आप उन मॉक एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करें। ये ना सोचें कि आपका यार टाइम वेस्ट होगा और क्यों ना मैं फलां सब्जेक्ट कवर कर लूं। ऐसा हमारे माइंड में हमारे कुछ दोस्त ऐसा ही सोच रहे होते हैं कि यार मॉक एग्जाम देने का क्या फायदा है, मैं इन 10 दिनों में कोई ना कोई जो है वो सब्जेक्ट कवर कर लूंगा, मैं फलां चीज करूंगा, मैं फलां चीज कवर करूंगा। इस तरह ना करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में, उतना टाइम इन्वेस्ट करें एग्जाम के अटेम्प्ट करने में, एग्जाम को एक्चुअली अटेम्प्ट करने में। मैंने आपको कहा था स्टार्ट में ही कि 2 डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट स्किल्स होते हैं चाहिए दोनों के लिए। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तीसरी चीज ये कि स्मार्ट वर्क का एक उसूल ये है कि आप ग्रुप स्टडी करें, अपने करीब इर्द गिर्द दोस्त ढूंढ लें जो लाइक माइंडेड भी हैं, जो आपकी कैपेसिटी के हवाले से भी सही है, आपको लग रहा है कि दीज आर गुड पीपल, दीज आर कॉम्पिटेंट पीपल। 4 या 5 का ग्रुप बना लें और आपस में आप क्या करें, काम डिवाइड करें। एक ये हो सकता है कि फायदा आपको ये हो सकता है कि आप एक दूसरे की कॉपी चेक करेंगे रोजाना। आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैं एडवाइस करता हूं कि रोजाना आपने 200 to 300 वर्ड्स किसी ना किसी चीज पर जरूर लिखना है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन में। दिस हैज टू बी डन विद कंसिस्टेंसी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल द वेरी लास्ट डे। वो जो आपके पैसेजेस हैं रोजाना के, वो आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के चेक कर सकते हैं। हमें अपनी मिस्टेक्स का अंदाजा नहीं होता, लेकिन हम दूसरों की मिस्टेक्स आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं कि यार उसमें ये गलती थी, तुमने ये मिस्टेक किया है, लेकिन अपनी मिस्टेक्स का हमें अंदाजा नहीं होता। लिहाजा हम अपनी कॉपीज किसी दूसरों से चेक कराएंगे, दूसरों की कॉपीज हम खुद चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह आपकी क्या होगी, असेसमेंट होती रहेगी। दूसरा ये, आप अपना काम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछले सालों के जो एमसीक्यूज हैं 10-15 सालों के, आप ये डिवाइड कर सकते हैं कि यार 5 सालों के एमसीक्यूज तुम निकाल लो, 5 साल के तुम निकाल लो, 5 साल के मैं निकाल लूंगा। और उन 5 सालों के एमसीक्यूज जो ऑल्दो अवेलेबल हैं सीएसएस फोरम पे, लेकिन उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो आप वेरीफाई भी कर लें और अपने वो नोट्स बना लें। तो आप इस तरह अपना काम डिवाइड कर सकते हैं रादर देन गोइंग अलोन। उससे क्या होगा कि आपको सारा काम अकेले करना पड़ेगा, आप अपना काम डिवाइड कर लें। दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल आईआर की, आपका अगर आईआर सब्जेक्ट है, आईआर की 2 से 3 मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स है। आप कोई एक बुक पढ़ लें, दूसरा कोई और बुक पढ़ लें, तीसरा कोई और बुक पढ़ लें, और आप जब वो एक साथ स्टडी करेंगे तो एक दूसरे के साथ आप शेयर करें कि यार मैंने जो पढ़ा वो नेशनलिज्म के हवाले से या रियलिज्म के हवाले से या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से या हाइब्रिड वॉरफेयर के हवाले से इस बुक का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, फलां बुक ने ये एस्पेक्ट भी इंक्लूड किया है, लेकिन फलां बुक का ओपिनियन इंटायरली डिफरेंट। इससे क्या होगा, आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और ये भी तभी हो सकता है जब आप एक तरह से ग्रुप बना लें। तीसरा फायदा आपको ये होगा, आपकी मोटिवेशन लेवल जो है वो कंटिन्यू रहेगी।
आप अगर एक कमरे में बंद होकर रोजाना 12-14 घंटे पढ़ेंगे तो याद रखिए यू आर अ सोशल एनिमल। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तो कर लेंगे, लेकिन एक वक्त के बाद आपको फील होगा कि अब आपका कंसंट्रेशन वैसा नहीं रहा, आपका अब इंटरेस्ट वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपका अगर ग्रुप होगा और आप डेली या ऑल्टरनेट डेज पर या वीकेंड्स पे आप मिलते रहे हैं, तो आप ना सिर्फ फ्रेश अप होते जाएंगे, लेकिन आपकी मोटिवेशन लेवल भी कंटिन्यू रहेगी। आपको पता चलेगा कि यार फराज ने 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और मैंने आज नहीं पढ़ा, और मैं अभी तक 1st या 2nd चैप्टर पर हूं, तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा। तो क्या होगा, मैं भी पुल अप हो जाऊंगा बिकॉज ऑफ फराज, और जो मेरा आमिर दोस्त है या कोई दूसरा दोस्त है। तो जब मैं अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्पीड, अपना पेस मेजर करूंगा रिलेटिव टू माय फ्रेंड, रिलेटिव टू माय ग्रुप मेट्स, तो मैं अपने आप को मोटिवेटेड फील करूंगा कि यार नहीं, मैंने 2 दिन से नहीं पढ़ा, मेरे दोस्त आगे बढ़ गए हैं, तो मैं लिहाजा अपने आप को स्पीड बढ़ा दूं, मैं तो जो है वरना पीछे रह जाऊंगा। अदरवाइज क्या होगा, पहला महीना आप बहुत इंटेंसली पढ़ेंगे, फिर आपको फील होगा कि 2 हफ्ते से आपने पढ़ाई नहीं है क्योंकि आपका दिल ही नहीं कर रहा। तो ग्रुप इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस पर्पस। तो आई होप आपका मैंने आज ये कंप्रीहेंसिवली एड्रेस कर दिया है। एडमिन काइंडली आप जो है वो चैट्स ऑन कर दें ताकि किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं एड्रेस कर सकूं। जी सर। वी स्टिल हैव गॉट 10 मिनट्स। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, वरना हम वाइंड अप करते हैं सेशन। नहीं जमाली साहब, आपने शायद मिस कर दिया जो मैंने आपसे कहा। नंबर्स आपने लगाने हैं। तो मोस्ट इजीएस्ट जो क्वेश्चन आपको लग रहा है उसके आगे आप लिख देंगे नंबर 1, फिर जो सेकंड मोस्ट इजीएस्ट है उसके आगे लिखेंगे नंबर 2। मैं पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर के ऊपर लिखेंगे। जो थर्ड इजीएस्ट है उसके आगे लिखेंगे नंबर 3, और इसी सीक्वेंस में आप अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जब आप कॉपी पे एक्चुअली अटेम्प्ट करोगे, उस पे क्वेश्चन नंबर आपने वही देना है जो पेपर में है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए ये किस क्वेश्चन का जवाब है। मैंने कर दिया है आई थिंक 1 2 3 4, मैंने इसका जवाब अभी दे दिया। क्रिटिकल एनालिसिस, मनान क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, आपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों लिखने होते हैं उस चीज के, और उसमें मोस्ट लाइकली आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए कि वो क्या है। एनालाइज करते हैं किसी ना किसी कंटेक्स्ट को या किसी ना किसी सिचुएशन को। नसरुल्लाह, सिंधी जनरल और सिंधी लिटरेचर में ये फर्क है, जितना आपका इंग्लिश वर्सी एंड कंपोजिशन और इंग्लिश लिटरेचर में है, आपके सीएसएस में ये तो पेपर्स है ना, एक आपके पास पेपर है इंग्लिश लिटरेचर, दूसरा पेपर है इंग्लिश कंपोजिशन। उसी तरह जो सिंधी जनरल है उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ये मेजर कर सकें कि आप सिंधी लैंग्वेज को किस तरह हैंडल कर पाते हैं। उसमें फिर इडियम्स आ जाते हैं, ट्रांसलेशन आ जाती हैं, वगैरह वगैरह। जो लिटरेचर है, लिटरेचर में अदब आ जाता है कि शायर कौन से थे, किस तरह वो शायरी ने इवॉल्व किया है, नॉवेल्स कब से शुरू हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे, वगैरह वगैरह। फातिमा, क्यों ना आपको मिलेगा। आपको अगर ग्रुप नहीं मिलता, आप कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, कोई ना कोई आप जो है ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर लें, ग्रुप आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मजबूरी आपको अकेले ही करना पड़ेगा। इज इट नेसेसरी टू फिट इन हेडिंग सम इंट्रोडक्शन? नहीं शारिक, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखें कि फॉर एग्जांपल
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एक्सेट्रा। कंक्लूजन में आप जो पिछले उसमें लिखाए हैं उसी को एक या दो लाइंस में समराइज कर दें। Hence, public administration is a very wide scope, but it is subject to a number of challenges in this modern world, in the modern century. इस तरह आप कंक्लूड करते हैं एक या दो लाइंस में। जी आमिर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि कलर्स कौन से यूज करने हैं। आपको सिर्फ दो तरह के कलर्स अलाउड हैं, ब्लैक एंड ब्लू, लेकिन आप वैरायटी ऑफ पेन यूज कर सकते हैं। आप बॉल पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, आप वो मोटे पॉइंटर्स नहीं होते जो हम बचपन में यूज करके किया करते थे वो भी यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, और आप इस तरह कोई पिक्टोग्राफ बना रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो पाकिस्तान के जो इंटरनल बॉर्डर थे वो आपने किसी अलग कलर से ड्रॉ कर दिए, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो आपने किसी अलग कलर से ड्रॉ कर दिए। अब उसके अंदर जो लिखना है वो आपने अलग पेन से लिख दिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, ये अलग अलग पेन से लिख दिया ताकि डिस्टिंग्विश हो सके। नहीं समरी आउटलाइन जरूरी नहीं है क्वेश्चन के लिए। कायनात मैक्सिमम पेजेस, अगर मैं आपको कहूं कि हर क्वेश्चन के लिए आपने 30 से 40 पेजेस लिखने हैं तो आप क्या आप लिख सकती हैं? अपने क्वेश्चन को पेजेस के हिसाब से ना देखें। आपके पास जो टाइम है वो ये, आपके पास जो रिसोर्स है वो टाइम है। आपके गिवन टाइम में जितना ज्यादा लिख सकती हैं उतना ज्यादा लिखें, जितना कम लिखेंगी उतना नुकसान होगा, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना फायदा होगा। लिहाजा पेजेस के हिसाब से ना तोलें, टाइम के हिसाब से तोलें। ठीक है सनी, देखिए हाउ मेनी पैराग्राफ, मुझे समझ नहीं आता कि आपके माइंड में क्या चल रहा होता है जब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। देखें, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा था, उसके 3 पार्ट्स है, तो कम से कम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। अब अगर आप हर पार्ट में 2 से 3 सब हेडिंग्स दे रहे हैं, तो जितनी ज्यादा हेडिंग्स होगी हर सब हेडिंग का एक अलग पैराग्राफ होता होगा। अब हर सब हेडिंग में हो सकता है कि आपने कोई चीज डिटेल में डिस्कस की है तो वो आप 2 पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन होगा जिसके सिर्फ 2 पार्ट्स हैं तो उसके पैराग्राफ उसके हिसाब से बनेंगे। कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 3 हेडिंग्स हैं और तो जो है एक हेडिंग में वो 3 से 4 सब हेडिंग्स हैं तो उसके पैराग्राफ उसके हिसाब से होंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके पैराग्राफ क्वेश्चन टू क्वेश्चन। देयर इज नो रूल ऑफ थंब। इनफैक्ट अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये भी कोई सीएसए या एफपीएससी के गिवन प्रिंसिपल्स नहीं है कि आपने इस तरह अटेंड करना है। दिस इज जस्ट अ सजेशन, ओपिनियन, जो गलत भी हो सकता है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा, थ्रू ट्रायल एंड एरर सीखा, वो मैं कन्वे कर रहा हूं आप दोस्तों के साथ। हो सकता है मुझसे सीनियर या मेरा कोई कोलीग कोई डिफरेंट ओपिनियन ले आए कि यार मैंने फलां तरीके से सॉल्व किया था वो मेरे ज्यादा मार्क्स आ गए। लिहाजा दिस इज जस्ट एन ओपिनियन। कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने इतने पैराग्राफ लिखने होते हैं, इतने वर्ड्स लिखने होते हैं या इतने पेजेस लिखने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में ना पड़े। ओप्पो, आप काम पे ध्यान दें। ठीक है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन लीव। जी हाँ, मारिया पीजादा, यू कैन हाईलाइट। इरफान खोकर साहब, मैंने कहा था आपको रोजाना अपने स्केड्यूल में राइटिंग के लिए टाइम इंकॉर्पोरेट करना है। 200 to 300 वर्ड्स आपने रोजाना लिखना है, तभी आपकी राइटिंग जाके इंप्रूव होगी। फर्स्ट डे से जब तक आप एग्जाम हो सारी चीजें आप छोड़ सकते हैं, राइटिंग और डॉन ये चीजें आप नहीं छोड़ सकते, रोजाना लिखना है आपने। ठीक है, निदा, टॉक टू द एडमिन। हाँ हुमा, आप छोड़ सकते हैं। शारिक जी, प्रेफरेबली 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट, लेकिन अगर उस बुक में आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं मिल रहा
तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेन बुक जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। अपने आप को ओवरबर्डन ना करें, स्कॉलर हमने नहीं बनना है। शाफिका, राइटिंग टॉपिक कुछ भी हो सकता है। आप अपना डेली जर्नल लिख सकती हैं, आज मैंने क्या किया, क्या हुआ, फलां सहेली से मेरी लड़ाई हो गई, अम्मी अबू ने ये कहा। या आप जो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके किसी ना किसी खास एडिटोरियल पे आप लिख लें कि व्हाट डिड आई लर्न टुडे। आज अगर एडिटोरियल आया है कि बाजवा साहब सऊदी अरेबिया गए हैं मीटिंग के लिए, उस पर कोई एडिटोरियल आया है, तो वो पढ़ के डॉन को बंद करके रख दें और खुद से पूछें कि व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दिस एडिटोरियल। उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। नहीं हुआ नहीं देते। डायग्राम इरफान साहब मेंशन नहीं होता, ये आप लिखते हैं। वो कभी रेयरली वो आपको कहेगा कि डायग्राम लिखें, लेकिन क्या होता है कि अक्सर जो पिक्टोग्राफ मेंशन करते हैं उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। शारिक, ये टॉपिक रेलेवेंट नहीं है। HP, talk to admin, this is not my domain. MCQs के नेगेटिव मार्क्स नहीं होते शाहरुख। I think I have discussed most of addressed most of your questions. अभी हम यहाँ पे सेशन क्लोज करते हैं। आपको अगर कोई मजीद क्वेश्चन हो तो आप जो है एडमिन को कम्युनिकेट कर दीजिएगा। अगर ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक और सेशन रख लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।